वाली डेफिनेशन है, लेकिन उसको एक सिर्फ नाम हम उसका चेंज करना है। सर अगर आपके पास जी जी रिकॉर्डिंग का कह रहा था, होगी स्टार्ट। हाँ, तो वी आपके पास वेक्टर स्पेस है और ऑफ कोर्स हम कह रहे हैं कि वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर, इसलिए हर दफ़ा उसको मेंशन नहीं करेंगे। इट इज अंडरस्टूड के वेक्टर स्पेस किसके ऊपर है, फील्ड ऑफ रियल नंबर। सो हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, लेट्स से v1 v2 अप टू सो ऑन। लेट्स से vp, ये कुछ वेक्टर्स हैं v के अंदर। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इन वेक्टर्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, लेट्स से इस वेक्टर v जैसे v1 है, इसको मैं किसी स्केलर c1 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर इस v2 को स्केलर c2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इसी तरह vp को स्केलर cp से मल्टीप्लाई, और करके फिर इनको क्या कर दूं, ऐड। यानी क्या किया मैंने, वेक्टर्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया है और करके ऐड कर दिया है। ये जो सम आया है, दिस सम, ये जो सम है, दिस इज कॉल्ड लीनियर combination of vectors v1 v2 v। क्या कहते हैं जी, ये जो हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लीनियर कम्बिनेशन। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, जैसे c1 c2 c क्या थे, ये क्या है आपके पास, स्केलर्स हैं। क्या है, स्केलर्स हैं, मतलब रियल नंबर। इसकी एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, हम बात करते हैं आर क्यूब की, ये एक वेक्टर स्पेस है, वी नो। इसके अंदर मैं कुछ वेक्टर्स लेता हूँ, एक और वेक्टर लेता हूँ, एक और वेक्टर लेता हूँ, ये तीन वेक्टर्स लेता हूँ मैं आर क्यूब में। तो लेट से मैं क्या करता हूँ, कुछ स्केलर्स लेता हूँ, एक स्केलर ले लेता हूँ वेल 2, उसको इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर एक और स्केलर लिया, लेट से मैं 3 ले लेता हूँ, उस इस वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। फिर एक और स्केलर ले लेता हूँ, लेट से 4 ले लेता हूँ। तो अब ये मैंने वेक्टर्स को स्केल किया और फिर इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ये जो वेक्टर होगा, इस वेक्टर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इस वेक्टर को, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लेट्स से अगर मैं इसको नाम दे रहा हूँ v1 का, हाँ इसको नाम दे रहा हूँ v2 का और इसको v3 का, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड। अगर आप देखें तो ये बनता क्या है, ये बनता क्या है, व्हाट इज दिस, मतलब इसी तरह मिसाल के तौर पर एक और चीज़ देखें कि अगर मुझसे पूछा जाता है कि यही तीन वेक्टर्स हैं, हाँ ये v1 v2 और v3, ठीक है, ये तीन वेक्टर्स हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि क्या, एक और वेक्टर हम लेते हैं और पूछते हैं क्या वो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। वैसे अगर हम वेक्टर्स लेते हैं,
v1 हमने दिया कर दिया, तो 1 0 और v3 हमने दिया है। तो ये वेक्टर सर क्वेश्चन है। लेट्स एक और वेक्टर है मेरे पास, तो लेट्स से मैं वेक्टर ले लेता हूँ 5 6 7। क्वेश्चन है कि क्या ये जो वेक्टर है, क्या ये वेक्टर वेक्टर आर क्यूब का तो है, क्या ये वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन है भला या नहीं? क्या लगता है आपको? हाँ जी, सर होगा। कैसे पता चला होगा? हाँ जी, कैसे पता चलेगा? ये तब होगा ना अगर लीनियर इसको लिखा जा सकता हो, कॉम्बिनेशन। अगर इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता हो। तो कैसे लिख सकता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन में? देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखें, देखिएगा, इतना लिख सकता हूँ ऐसे। यस सर। फिर देखिए फर्दर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। जी सर। अब आपकी बात ठीक है कि हमने इस वेक्टर को कैसे लिख लिया है, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, है ना? या यू आर राइट। सो लीनियर कॉम्बिनेशन क्लियर हुआ क्या है? अब हम डिफाइन करते हैं स्पैन क्या है, वही जिसको जनरेटिंग हम कहते थे। व्हाट इज अ स्पैन? सो लेट्स से V आपको एक वेक्टर स्पेस गिवन है और इसमें आपको कुछ वेक्टर्स गिवन है, ठीक है? और स्पैन क्या होगा? अभी हमने क्या डिफाइन किया था? लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना? सो लेट्स से मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेता हूँ इन वेक्टर्स का। ना सिर्फ एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेता हूँ बल्कि ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन लेता हूँ। क्या लेता हूँ? क्या लेता हूँ? ऑल पॉसिबल, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, वो सारे के सारे मैं क्या ले लेता हूँ? सारे के सारे ले लेता हूँ, ठीक है? तो ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट है, इसमें क्या पड़े हुए हैं? इस सेट में क्या पड़े हुए हैं? ऑल पॉसिबल। यानी ये देखिए ना, अगर मैं ये स्केलर चेंज कर दूंगा, ये स्केलर चेंज करता जाऊंगा तो एक और कॉम्बिनेशन आता जाएगा, ऐसे ही। भाई अगर स्केलर चेंज करूंगा तो लीनियर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा ना? हेलो, जी सर। सो मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? स्पैन ऑफ v1 v2 so on। क्या कहते हैं इसको? स्पैन ऑफ वेक्टर्स v1 v2। so this is called span of vectors v1 v2 and v3।
ठीक है जी। और हमने देखा था कि ये आपके पास पूरन है, है। अगर ये वेक्टर्स हैं तो VP जो है आर वेक्टर्स आर इन अ वेक्टर स्पेस, V, तो देन क्या होगा, ये जो स्पैन है दिस इज अ सब स्पेस। याद है सब थी? और तो देन दिस इज अ सब स्पेस। रिकॉल करें जरा सब स्पेस क्या थी? हाँ जी, एक सबसेट V का, उसे हम कहते थे वो सब स्पेस होगी अगर वो उसमें जीरो मौजूद हो। एक सबसेट H को कहेंगे कि वो वेक्टर स्पेस V की सब स्पेस होगी अगर जीरो H में हो। अगर दो एलिमेंट H में है तो उनका सम H में हो, और H के एलिमेंट्स के जितने भी स्केलर मल्टीपल हैं वो सारे के सारे H में हो। ठीक है, सो प्रूफ देखते हैं जी इसका। अब हमें शो करना है कि जो स्पैन है ये क्या है, सब स्पेस है। तो सबसे पहले देखें, सो क्लियरली देखें ना, V1 स्पैन में, स्पैन के एलिमेंट्स क्या हैं? स्पैन के एलिमेंट्स क्या हैं? लीनियर कम्बिनेशन है ना। किस चीज़ के लीनियर कम्बिनेशन है? वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन। तो सारे वेक्टर्स किस में है? V में है। उन वेक्टर्स को, V क्या है? वेक्टर स्पेस है। उन वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वो V में रहेंगे क्योंकि V वेक्टर स्पेस है। उन वेक्टर्स को ऐड करेंगे तब भी वो V में रहेंगे। सो क्लियरली आपके पास ये जो स्पैन है ये हमेशा क्या होगा? सबसेट होगा आपके पास V का। और पहली प्रॉपर्टी देखें, क्या जीरो इसमें होगा? यस, जीरो इसमें होगा। क्यों? देखिए जीरो को मैं लिख सकता हूँ 0v1, 0v2, 0vn। जीरो को ऐसे लिख सकता हूँ, इस तरह के स्पैन में लिख सकता हूँ, लीनियर कम्बिनेशन लिख सकता हूँ। तो क्लियरली आपके पास ये एलिमेंट होगा किसका? स्पैन। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दो एलिमेंट हम लेते हैं स्पैन से, एक एलिमेंट हम लेते हैं एक एलिमेंट हमने लिया स्पैन से, एक और एलिमेंट लेते हैं स्पैन से। अच्छा जी, VP, अच्छा ये आपके पास भी एक वेक्टर आ गया, स्पैन का एलिमेंट आ गया। अब हम इसको ऐड करते हैं। क्या ऐड करेंगे तो कैसे होगा? C1 प्लस D1 V1, यानी ये पहला पहले के साथ हम ऐड कर देते हैं, V2 इसी तरह चलते चलते CP प्लस DP। सो आपके पास देखिए ये भी एक स्केलर है, ये वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी एक स्केलर बनता है क्योंकि C1 C2 स्केलर है तो उनका सम भी स्केलर होगा बिकॉज स्केलर जो है वो रियल नंबर है और रियल नंबर में एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। सो इस तरह से आपके पास ये जो आ गया, ये एक और लीनियर कम्बिनेशन आ गया V1 V2 VP का। सो ये भी कहाँ जाएगा? ये स्पैन में। यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि ये स्पैन का एलिमेंट हो। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी हमने शो करनी है?
अगर मेरे पास कोई स्केलर है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसी स्पैन के एलिमेंट के साथ, तो कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ? C1 V1 यानी C को अंदर मल्टीप्लाई करती है, प्लस C2 V2 प्लस अप टू सॉन CCP VP। तो क्लियरली ये जो एलिमेंट है आपके पास, ये भी कहाँ लाइक कर रहा है? स्पैन ऑफ V1 V2 VP। सो तीनों प्रॉपर्टीज आपके पास सब स्पेस की होल्ड हो गई। सो यहाँ से पता चला कि आपके पास वाकई ये जो स्पैन है वो आपके पास स्पैन जो है वो वेक्टर का वो एक सब स्पेस है। अच्छा, सो हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक जो हमने किया है? कोई क्वेश्चन तो नहीं? हाँ जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं बच्चों? हेलो? नो सर। नो सर। अच्छा जी। अच्छा, अगर ऐसे हो हमारे पास, कैसे हो कि तो अभी हमने प्रूव कर दिया कि स्पैन जो है वो क्या होती है? सब स्पेस होती है। लेट्स से V आपके पास एक वेक्टर स्पेस है और H जो है वो आपके पास एक सब स्पेस है। H क्या है आपके पास? सब स्पेस। V की सब स्पेस है। तो अगर आपके पास लेट से कुछ वेक्टर्स V1 V2 और VP, ये कुछ वेक्टर्स हैं, ये किस तरह के वेक्टर्स हैं? सच दैट आपके पास ये जो H है, ये जो H सबस्पेस हमने ली थी, ये इक्वल है स्पैन ऑफ वेक्टर V1 V2 VP के। तो देन हम क्या कहते हैं? देन क्या कहते हैं? देन वी कॉल और से H is a subspace spanned by और जनरेटेड बाय भी कहते हैं सब। स्पैंड यहाँ पे और जनरेटेड।
बाय v1 v2 तो क्या कह रहा हूँ जी मैं, अगर आपके पास v वेक्टर स्पेस है, h आपके पास कोई v आपके पास वेक्टर स्पेस है, h आपके पास एक सब स्पेस है, और लेट्स से वेक्टर स्पेस के अंदर कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं, इस तरह के वेक्टर्स हैं कि ये जो h सब स्पेस है, ठीक है, ये जो h सब स्पेस है ये इन वेक्टर्स का स्पैन, देन हम क्या कहते हैं, देन वी से और कॉल कि h इज अ सबस्पेस दैट इज स्पैन्ड बाय और जनरेटेड बाय दीज वेक्टर्स। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर हुई है आप लोगों को? हाँ जी, ये आवाज नहीं आ रही, पता नहीं वजह क्या है भाई, आज कोई बोल नहीं रहा बिल्कुल भी, हैं सोए हुए हैं सारे? नो सर। नो सर। मसला क्या है? अच्छा जी, इसकी एक एग्जांपल देखने की हम कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, लेट्स से R4, क्या है R4, तो R4 में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह के वेक्टर्स होते हैं? 4। 4 कंपोनेंट्स। और H में क्या ले रहा हूँ जी, H में एक सेट ले रहा हूँ, जिसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स हैं, ये मैं क्या ले रहा हूँ, H ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहाँ वेक्टर स्पेस ली पहले, हाँ वेक्टर स्पेस ली, यहाँ भी मैं क्या ले रहा हूँ, एक वेक्टर स्पेस मैंने ले ली, एक वेक्टर स्पेस ले ली, वहाँ मैंने क्या लिया, एक सब स्पेस ली, अब मैंने ये क्या ले लिया, एक सब स्पेस ले ली। अच्छा, इवन सब स्पेस नहीं ली, लेट्स से इसको सेट ले, तो अगर ये सब स्पेस ना भी हो तो हम देखते हैं, हम दो चीजें देखने चाह रहे हैं, एक तो हम देखने चाह रहे हैं कि वो कौन से एलिमेंट्स होंगे जो इस H को क्या करते हुए, जैसे हमने कहा ना यहाँ पे H इज अ सबस्पेस जनरेटेड बाय और स्पैन्ड बाय वेक्टर्स, हम वो वेक्टर्स ढूंढना चाहते हैं कि H को हम किस तरह लिख सकें, किस तरह लिख सकें, स्पैन में लिख सकें। ठीक है, तो देखिए क्या आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताएं, कुछ वेक्टर्स हम ऐसे बता सकते हैं कि H को उनके स्पैन में लिखा जा सके? देखें मेरे पास H का एलिमेंट क्या है, ये है ना H का एलिमेंट, यही H का एलिमेंट है ना? हेलो, जी सर। जी सर। जी सर। इसको मैं किसी तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ? यस सर। कैसे? ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ऐसे? हाँ जी, जी सर। यस सर। ओके। अब देखिए मैंने क्या कर लिया, मैंने इसके आर्बिट्ररी एलिमेंट को क्या कर लिया, इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया, लिख लिया ना? तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से ये पता चला कि फिर मैं H को क्या लिख सकता हूँ, यही H जो है इसको मैं लिख सकता हूँ H इज
इसी एलिमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखें कैसे, जैसे लिखा है ऐसे ही, प्लस भाई लिख सकता हूँ एच को ऐसे। यस सर। सर अब देखें ये एच क्या हो गया, ये एच क्या हो गया, किन दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट है ये? क्या एच, एच आपके पास, ये देखें ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, एच इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल है। और इन जनरल अगर कुछ वेक्टर्स हो तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के सेट को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ जी, अगर कुछ वेक्टर्स हैं तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के सेट को हम क्या कहते हैं, स्पैन। क्या कहते हैं? स्पैन 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 ऑफ कहते हैं। अब मुझे वेक्टर ऑफ एग्जैक्ट, अब मुझे वेक्टर। ये बताएं कि ये किन वेक्टर्स का स्पैन होगा, ये वाला, ये जो हमारी एग्जांपल है इसमें ये एच किन वेक्टर्स का स्पैन होगा? हाँ जी, ये किन वेक्टर्स का स्पैन होगा? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 2 मिनट ले सकते हैं, क्लास है। हाँ हाँ, हेलो जी जी, सर, मैं फरूक आजम बात कर रहा हूँ। क्लास से थोड़ा काम है तो 2 मिनट ले सकता हूँ, मैंने कहा। आपने बिल्कुल क्लास ले लेनी है या बस बात करनी है अभी? सिर्फ बात करनी है सर। हाँ हाँ, कर लें कर लें। हाँ बच्चों, CR और GR के ग्रुप में फॉर्म सेंड किए गए हैं, तो मेरे ख्याल में उन्होंने आपकी क्लास में भी सबमिट। जी सर, शेयर हो गए हैं, लेकिन सर बच्चों को समझ नहीं आ रहा, वो तो गाइड कर दें। CR और GR को सेंड करने के बाद में हम CR और GR से उठा लेंगे। सिर्फ 2 दिन है, इन्हीं 2 दिन में फिल करना है फॉर्म, ठीक है बच्चों? जी सर, ठीक है मैंने सर। क्लास में शेयर कर लिए। ठीक है सर सर, वो शुक्रिया बहुत बहुत आप। सर जी, जी वो सर पीडीएफ है, पीडीएफ में सॉफ्ट में लिखना है या फिर हार्ड में फिर सबमिट करवाएंगे? वो पीडीएफ एडिट नहीं होती, वो वर्ड में हो फिर ठीक है। अगर PDF को एडिट करना है तो उसी को वर्ड में चेंज करोगे, PDF को, वो एडिट हो जाएगी। वरना सिंपल फार्म निकलवा के उस पे लिख के ठीक ठीक राइटिंग में कि PDF फाइल बनाए फार्म की, और फिर CR और GR को सबमिट करा दें, ठीक है? हल नेट्रो पीडीएफ का भी है, आप नेट्रो पीडीएफ भी कर सकते हैं ना, पीडीएफ ठीक एडिटर है, आपको फॉक्स में मिल जाएगा फ्री ना। प्लीज आप बता दें इनको, ठीक है सर? ओके सर, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अच्छा जी, सो ये किन दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, किन दो वेक्टर्स का स्पैन है जी, ये एच। हाँ जी, V1 V3। वो कौन से वेक्टर्स है बताओ ना, वो कौन कौन से हैं? वो V1 क्या है? एक ये वेक्टर है, हाँ, यस सर। और दूसरा ये वेक्टर, ये दो वेक्टर का स्पैन है। सो डेफिनेशन हमने क्या थी कि अगर एक सबस्पेस H जो है वो क्या हो, अगर एक सबस्पेस इस तरह की हो जो कुछ वेक्टर्स के स्पैन के इक्वल हो, तो फिर क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि H इज अ सबस्पेस स्पैन्ड बाय दीज वेक्टर्स, ऐसे ही। तो यहां बताओ कि ये H फिर यस किससे सर। हो रही है, यहाँ पे क्या है, दस H इज अ सबस्पेस स्पैन्ड बाय स्पैन्ड और जनरेटेड बाय किन दो वेक्टर से, इस वेक्टर से और ऐसे ही। तो दिस इज अ सबस्पेस स्पैन्ड बाय दीज टू वेक्टर्स, ठीक हो गया? तो ये क्लियर है जी आपको?
अच्छा जी, हाँ जी, क्लियर है कि नहीं Yes, भाई? sir. बोलो तो सही ना। आप ऐसे चुप रहोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा आपको समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही ना। कोई एक तो बोले ना। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है। अच्छा देखें, अभी हमने शो किया, अभी हमने थोड़ी देर पहले शो किया था, अगर v1 v2 vp हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं तो उन वेक्टर्स का जो स्पैन होता है वो भी क्या होती है, एक सबस्पेस होती है। अभी हमने शो किया था ना, ये देखें, हमने जहां डिफाइन किया था थ्योरम 1, हमने क्या कहा था कि जब भी हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, कुछ हमारे पास वेक्टर्स हैं वेक्टर स्पेस के अंदर, तो उन वेक्टर्स का स्पैन हमेशा क्या होता है, एक सब स्पेस होता है। सो अब हम देखते हैं कि अगर किसी सेट को हमें सब स्पेस प्रूव करना हो तो एक तरीका तो यह है कि हम क्या करें, उसको उसके लिए शो करें जीरो उसमें है। मतलब अगर एक सबसेट H को मुझे सब स्पेस शो करना है वेक्टर स्पेस V की, तो क्या शो करें, जीरो H में है। अगर दो एलिमेंट H में है तो उनका सम H में है। इसी तरह अगर एक स्केलर है और एक एलिमेंट H में है तो उनका स्केलर मल्टीपल जो है वो भी H में है। तो एक तो ये तरीका, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि समटाइम हम ये थ्योरम यूज कर लें। थ्योरम कैसे यूज कर लें कि लेट्स से मेरे पास अगर कोई सेट गिवन हो H, तो मैं ये शो कर दूं कि वो सेट किसके इक्वल है, वो स्पैन के इक्वल है। अगर मैं शो कर देता हूं कि एक सेट स्पैन के इक्वल है, तो थ्योरम क्या कहता है कि स्पैन हमेशा क्या होता है, एक सब स्पेस होता है। तो देखें इस एग्जांपल में हम क्या शो करने की कोशिश करते हैं कि हमने एक सेट को सब स्पेस शो करना है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, तीनों प्रॉपर्टीज अलग से भी शो कर सकते हैं, लेकिन हम क्या प्रेफर करते हैं, हमारे लिए ये ज्यादा इजी है शो करना कि वो एक स्पैन है। ठीक है, तो देखें फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है, लेट्स से आपके पास H एक सेट ऑफ वेक्टर्स है। H जो है वो एक सेट ऑफ वेक्टर्स है। किस तरह के वेक्टर्स का सेट है, a माइनस 3b b माइनस a b। ये देखें जी, ये आपके पास इस तरह के वेक्टर्स का सेट है। ये किसका सबसेट होगा, H किसका सबसेट होगा, हाँ जी बता सकते हैं? R4 का। R4 का, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से क्लियरली H जो है वो सबसेट होगा R4 का। और हमें पता है R4 क्या होती है, इन जनरल में देखा था कि Rn क्या होती है, वेक्टर स्पेस होती है। तो यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस है वो क्या है, R4 है। अब हमें शो करना है, शो ये करना है, शो दैट, शो क्या करना है कि H इज अ सब स्पेस ऑफ R4। तो एक तरीका तो वही है, जीरो शो कर दें, फिर दो एलिमेंट ले लें H में, उनका सम शो कर दें, एक स्केलर ले लें, एक H का एलिमेंट ले लें, स्केलर को मल्टीप्लाई करें और शो कर दें कि वो H में। लेकिन हम अब दूसरा तरीका करते हैं, हम शो करते हैं कि H जो है वो स्पैन के इक्वल है, और स्पैन को हमने शो किया हुआ है कि वो सब स्पेस है। सो कैसे हम शो कर सकते हैं, देखें, ये एक आर्बिटरी एलिमेंट लेते हैं और इसको हम किस तरह लिखने की कोशिश करते हैं, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, तो कैसे हम इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ए वाले इसी को किस तरह लिखते हैं कि ए वाले एक तरफ लिख लेते हैं और बी वाले एक तरफ लिख लेते हैं। तो कैसे इसको मैं लिख सकते, देखिए क्या मैं इसको लिख सकता, ए माइनस ए जीरो, देखिएगा गौर से क्या किया मैंने, माइनस 3b बी जीरो बी, क्या किया भला मैंने भाई, क्या किया है, हेलो, इनका सर सेपरेट किया है, एक सेपरेट को अलग किया, लिख बी। एग्जैक्टली, यानी ए वाली टर्म्स को अलहदा कर लिया और बी वाली को अलहदा कर लिया, ऐड करेंगे तो हमारे पास यही एलिमेंट आ जाएगा, ऐसे ही ना। अब देखिए फर्दर मैं क्या करता हूँ, इसमें से क्या ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, ले सकता हूँ, और इधर से बी ले लेता हूँ, -3 1 0 1 ले सकता हूँ ऐसे। अब देखिए मैंने क्या कर दिया है, यस। मैंने इस H के आर्बिट्रेरी एलिमेंट को क्या कर दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, ऐसे ही
यस सर। लेकिन उसी एच को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एच को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जहां पे ये एलिमेंट था उसकी जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूँ। हाँ, तो कैसे लिख सकता हूँ, A1 -1 1 0 प्लस B-3 1 0 1, और A और B क्या है आपके पास, रियल नंबर है। अब देखें ये H की शक्ल कैसी बन गई है, H की शक्ल स्पैन की नहीं बन गई, ये अब H किन दो वेक्टर का स्पैन हो गया, देखें, नो H इज स्पैन ऑफ वेक्टर 1 -1 0 1 -1 1 0 एंड -3 1 0 1। तो ये H इन दो वेक्टर का स्पैन बन गया, और हमें पता है, हमने शो किया हुआ है कि स्पैन इज ऑलवेज अ सबस्पेस। सो बाय थ्योरम 1 हमने क्या शो किया हुआ कि एवरी सबस्पेस इज अ वेक्टर स्पेस, सो H इज अ सब स्पेस ऑफ R4। हो गया जी, क्लियर है ये एग्जांपल? यस सर। ओके गुड। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4.3, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। सो पहली डेफिनेशन मेरे पास क्या है, लेट्स से मेरे पास V जो है वो एक वेक्टर स्पेस है, और मेरे पास V1 V2 V3, ये मेरे पास एक सबसेट है जिसका क्या है, ये सबसेट है वेक्टर स्पेस V का, यानी ये सारे के सारे वेक्टर्स क्या हैं, वेक्टर स्पेस V से हैं। तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे। दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे अगर आपके पास क्या हो, अगर आप एक इक्वेशन लें, किस तरह की इक्वेशन लें, मतलब आप क्या करें, इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लें, इस तरह की, या आप लीनियर कॉम्बिनेशन लें C1 V1 का,
C2V2 का और CPVP, यानी इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लें और इस लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर मैं किसके इक्वल लूँ, 0 के इक्वल लूँ, यानी अगर मैं ये इक्वेशन कंसीडर करूँ, कौन सी इक्वेशन कंसीडर करूँ कि V1 V2 VP का लीनियर कॉम्बिनेशन लूँ और उसको किसके इक्वल लूँ, 0 को इक्वल लूँ, तो देन इफ दिस इक्वेशन हैज only trivial solution, has only trivial solution. trivial solution का क्या मतलब है, मतलब क्या सोल्यूशन हो कि अगर ये इक्वेशन 0 है, 0 सर। अगर ये इक्वेशन 0 है तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये 0 हो सकती है, वो कौन सी है कि C1 भी 0 होना चाहिए, C2 भी 0 होना चाहिए और CP भी 0, राइट। सो सेट ऑफ वेक्टर्स को हम कहेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा अगर जब भी हम ये इक्वेशन लें, ये इक्वेशन क्या है कि उन वेक्टर्स का मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया और इसे इक्वल टू 0 पुट किया, तो फिर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन क्या हो, C1 इज इक्वल टू 0, C2 इज इक्वल टू 0 और C इज, देखें ये देखें ये तो सोल्यूशन होता ही है। देखें इन जनरल पुट करें, C1 को 0 ले, C2 को 0 ले, CP को 0, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 हो जाएगी ना। तो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा जब 0 के अलावा और इसका कोई भी सोल्यूशन ना हो, ठीक है। और इसी तरह हम कहते हैं कि ये सेट ऑफ वेक्टर क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा अगर इस इक्वेशन के 0 के अलावा सोल्यूशन भी हो। The same set of vectors is said to be linearly dependent if ये जो इक्वेशन है हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या है, एक ऐसा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो जिसमें ये सारे के सारे जीरो ना, ठीक है। So this is called linearly dependent if the equation, फिर वो इक्वेशन बनाए, इक्वेशन C1 V1 plus C2 V2 plus CP VP is equal to 0 has a non-trivial solution. क्या मतलब है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का, that is कि आपके पास देयर एग्जिस्ट C1 C2 up to so on CPs not all 0, यानी ये सारे के सारे 0 ना हो, not all 0 such that equation hold, such that
इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ, सर इक्वेशन 1, मतलब अगर इस इक्वेशन के आपके पास, अगर इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो जो कि 0 है, 0 0 0 यानी C1 C2 अप टू सॉन 0 हो सारे, तो ऐसे फिर सेट ऑफ वेक्टर को क्या कहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर इस सेट ऑफ इक्वेशन के 0 के अलावा भी सोल्यूशन हो, यानी आपके पास कुछ C1 C2 CP इनमें से एटलीस्ट एक जो है वो लाजमी क्या हो, नॉन जीरो हो, और ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होती हो, ठीक है, तो देन हम क्या कहते हैं, ऐसा सेट ऑफ वेक्टर को क्या कहते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। क्या कहते हैं जी, लीनियरली डिपेंडेंट। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं जी ताकि सिचुएशन क्लियर हो। हमारे पास एक लेट्स से हम वेक्टर स्पेस ले लेते हैं R3 और उसके अंदर मैं एक सेट ऑफ वेक्टर ले लेता हूँ 1 0 0 0 1 0 और 1, ये मैं एक सबसेट ले लेता हूँ, ठीक है। ये वेक्टर आपका V1 हो गया, ये वेक्टर V2 हो गया और ये वेक्टर V3। और मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। करना क्या पड़ेगा दोनों के लिए, मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कौन सी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ये इक्वेशन बनानी, कौन सी, देखिए C1 1 0 0 प्लस C2 0 1 0 प्लस C3 0 0 1, ये इक्वेशन है मेरे पास। अब अगर इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन हो, कौन सा, 0 0 0 यानी C1 C2 C3 0 हो, दिस इज द ओनली सोल्यूशन, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स था ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर इस इक्वेशन के, अगर इस इक्वेशन के कोई एक सोल्यूशन ऐसा भी आ जाता है, यानी कोई एक C1 C2 C3 में से नॉन जीरो भी आ जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स था ये लीनियरली क्या होगा, हाँ जी, डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट। ठीक है। सो देखते हैं जी इस इक्वेशन को गौर से देखें। इस जीरो का क्या मतलब है, ये जो जीरो हमने इधर लिखा हुआ है, इस जीरो का क्या मतलब है, ये जीरो क्या होगा, जीरो क्या होता है, जीरो क्या होता है वेक्टर स्पेस का, यहाँ ये आर क्यूब का जीरो है, ये क्या होगा भाई दबे, हाँ जी, जीरो वेक्टर 0 0 0। एग्जैक्ट, ये क्या होगा, जिस तरह का आपके पास ये इस तरह की सिचुएशन होगी, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन है और हमने देखना है कि इस इक्वेशन में C1 C2 C3 की वैल्यूज, ऑफ कोर्स एक चीज तो ऑब्वियस है, अगर मैं C1 0 रख लूं, हाँ, अगर मैं C1 0 रख लूं, C2 0 रख लूं, तो C3 0 रख लूं, तो ये जीरो ही होगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड होगी। लेकिन हमें ये बताना है कि अगर सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है, यानी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि C1 C2 या C3 में से किसी को भी नॉन जीरो ले सकूं, द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन इज 0 0 0, देन वी से द सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि यहाँ पे नॉन जीरो वेक्टर्स आके भी आपके पास इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, नॉन जीरो सॉरी C1 C2 में से कोई एक नॉन जीरो भी है, एटलीस्ट एक नॉन जीरो है, स्टिल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो देन हम कहेंगे ऐसा सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या C1 C2 C3 जीरो के अलावा कुछ हो सकते हैं या ये लाजमी तौर पर जीरो ही होने चाहिए। तो देखते हैं जी, कंपेयर करें जरा इसको 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 जरा कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ C1, इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ C1, लिख सकता हूँ ऐसे इस वेक्टर को, हाँ जी, यस सर, जी C1 और इस वाले को
ये लिख सकता हूं। अब देखें इसको फर्दर मैं ऐड कर सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, देखो ऐड करूं तीनों को तो क्या आंसर आएगा, पहले में ऐड करूं तो C1 ही आएगा, दूसरा दूसरे में ऐड Yes. करूं तो क्या आंसर आएगा, C2. और फिर नेक्स्ट C3. C3। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई और राइट हैंड साइड क्या है, 0 है, ऐसे ही। अब देखें ये मेरे पास पूरे 3 कंपोनेंट किसके इक्वल आ रहे हैं, 0 0 0 के। से क्या पता चला C1 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। 0. C2 0 and C3 0. इज द ओनली सोल्यूशन, ये ही आपके पास सिर्फ और सिर्फ इज द ओनली सोल्यूशन है ना, ओनली सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है ना, ऑफ इक्वेशन 1 है। सो हमने क्या कहा था, क्या कहा था डेफिनेशन देखें, हमने कहा था अगर हम इक्वेशन लिखें, क्या लिखें, अगर हम इक्वेशन लिखें इस तरह से और अगर उस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो, अगर उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो 0 0 0, तो ऐसे सेट ऑफ वेक्टर को क्या कहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर सिर्फ 0 सोल्यूशन है तो कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये जो सेट ऑफ वेक्टर हमारे पास आया है ये क्या होगा, दिस इंप्लाइज ये जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर आया है this set of vector is linearly independent। ऐसे ही भाई, ऐसे ही है, एग्जांपल Yes, क्लियर sir. हुई है, यस गुड। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से अगेन हम लेते हैं R हम 3 ले लेते हैं, चलो ठीक है, और एक सेट ऑफ वेक्टर हम पिक करते हैं, ये हम क्या ले रहे हैं, एक सबसेट ले रहे हैं, कहां पे, R क्यूब में, और हम इंटरेस्टेड है देखने में कि ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। दोनों केसेस में मुझे करना क्या है, मुझे एक इक्वेशन बनानी है, मुझे बनवाएं इक्वेशन, क्या बनाऊंगा मैं इक्वेशन, बताएं जरा, C1 हाँ ऐसे ही जी प्लस C3 ऐसे ही इक्वल टू 0 किसका होगा, जहां से मैंने वेक्टर्स पिक किए हुए हैं, ऐसे ही। अब देखें ये इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन हो 0 0 0 यानी C1 C2 C3 तीनों 0 होने चाहिए, तो फिर ये सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर हम कहते हैं कि ये C1 C2 C3 0 के अलावा भी आंसर आ सकते हैं, तो देन हम क्या कहेंगे, ये सेट ऑफ वेक्टर क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर यहाँ C1 C2 C3 0 के अलावा भी कुछ आ सकते हैं, तो ऐसे सेट ऑफ वेक्टर को क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। क्या कहेंगे, डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जब होगा जब सिर्फ 0 आंसर आता होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जी, फिर उसी तरह चेक करें ये क्या बनता है जी, ये वेक्टर क्या बनेगा, C1 0 ऐसे ही, इसको देखें ये क्या बनता है, C2 0 0। ठीक है, और यहां से देखें अब मैं ऐड करता हूं, क्या आएगा, पहला ऐड करें C1 प्लस C2 होगा, दूसरा ऐड करें C1 प्लस C3 होगा, और लास्ट वाला सबका 0 है, ऐसे ही भाई यही होगा। Yes, sir. ओके नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास यहां से क्या पता चला, C1 प्लस C2 किसके इक्वल होगा,
हाँ जी 0 0 के साथ C1 प्लस C3 किसके इक्वल होगा? 0 और 0 तो ऑलरेडी इक्वल 0 है। अब ये देखें ये क्या आ गया, गौर से देखें ये एक सिस्टम ना आ गया, देखें जरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं आ गया। यस सर क्या करूं? लेट्स से मैं क्या करता हूं, यहां से C1 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करूं, जी सर। उससे क्या होगा? सर इनको माइनस कर दें फिर माइनस करूंगा तो क्या होगा? C2 प्लस C3 0 के इक्वल आएगा। अच्छा देखते हैं, आप कह रहे हैं कि मैं इनको माइनस कर दूं ऐसे ही, यस ये सर। कह रहे हैं क्या आएगा? ये 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? फिर अब क्या करूं? तो यहां से पता चला, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। देखें जरा, यहां से देखें C2 किसके इक्वल आ रहा है? माइनस C1 के। यस सर। और C3 यस सर -C1 के। ऐसे ही। और C1 क्या है? यहां पे C1 की वैल्यू क्या है? C1 क्या है यहां पे? देखे ना, C2 भी माइनस C1 के इक्वल है, C3 भी माइनस C1 के इक्वल है। ऐसे ही इसका क्या मतलब हुआ? और C1 जो है वो फ्री है, उसको हम कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे ही यस सर। अगर मैं C1 को यस 0 सर। लूं, अगर मैं C1 को 0 लेता हूं तो C2 भी 0 हो जाएगा, C3 भी 0 हो जाएगा। जी। यस सर। अगर लेट से मैं C1 को 1 लेता हूं तो C2 भी -1 हो जाएगा और C3 भी -1 हो जाएगा। यस सर। तो यहां से क्या पता चला कि 0 के अलावा भी वैल्यूज आ सकती हैं। किसकी? C1, C2 और C3 की वैल्यूज 0 के अलावा भी। लेकिन जो पिछली एग्जांपल थी उसमें हमारे पास C1 भी 0 के इक्वल आ रहा था, C2 भी 0 के इक्वल आ रहा था और C3 भी 0 के इक्वल आ रहा था। जबकि यहां पे देखें क्या बता रहा है कि यहां पे क्या बता रहा है कि अगर आपके पास C1 नॉन जीरो है, क्या C1 नॉन जीरो है, तो फिर आपके पास C2 भी नॉन जीरो होगा एंड C3 भी नॉन जीरो, है ना? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे CI जो हैं वो इन जनरल 0 नहीं है आपके पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर इंस्टेंस देखें, फॉर एग्जांपल, हाँ, अगर C1 इक्वल टू लेट से 1 है तो देन C2 इक्वल टू -1 है और C3 भी इक्वल टू -1। सो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 1 के हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन भी हैं जो सारे के सारे 0 नहीं है। सो क्या थे आपके पास? हम क्या कहते थे? क्या थी डेफिनेशन? देखें, सो हम कहते थे लीनियरली डिपेंडेंट होगा इफ दिस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब कुछ ऐसे वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि सारे 0 ना हो और इक्वेशन स्टिल सेटिस्फाई होती है। सो इसका मतलब ये हुआ, अब हमने क्या शो कर दिया? दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट C1, C2, C3 नॉट ऑल 0। किस 0। तरह के?
सच दैट वो जो इक्वेशन है हमारी, कौन सी इक्वेशन, लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1। देखिए जरा चेक करें, चेक करें, चेक करें। अगर मैं यहां रखता हूं 1, यहां रखता हूं -1, यहां रखता हूं -1, सेटिस्फाई होती है? देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, चेक करो, चेक करो जरा। हाँ जी, आती है कि नहीं आती? देखो जरा, यस सर। देखो इसको 1 रखता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 1 0 ऐसे। इसको -1 रखता हूं तो ये क्या बन जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं इस -1 को, -1 0 0। इसको इस माइनस को करूं तो क्या हो जाएगा, 0 -1 0 हो जाएगा। चेक करो, ये 1 1 है, इनको ऐड करोगे तो ये क्या होगा, देख रहे हो? जी सर। इसको ऐड करोगे तो -1 1। एग्जैक्टली, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, समझ आ रही है? इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है 0 ना? 0। यस सर। ठीक है, यस यस सर। तो सर। हाँ, तो हम कहते हैं कि अगर अगर ये मतलब क्या देख रहे हैं कि इस तरह के C1 C2 C3 एग्जिस्ट करते हैं जो कि सारे जीरो नहीं है, सच दैट इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड। सो इसका मतलब ये हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या हो रहा है, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स था, कौन सा, क्या लिया हुआ था हमने, ये वाला पहला वेक्टर था, दूसरा ये वाला था, भाई यही थे। एक सर, यस, सो दिस सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसको डिपेंडेंट कहते क्यों हैं, जरा गौर से देखिएगा, ऑब्जर्व करें इस सिद्धांत को। कोई बता सकता है किसी के ज़हन में है क्यों कहते हैं डिपेंडेंट? गौर से करें जरा, हम इसको थोड़ा और इस सेट को अच्छे से देखते हैं ताकि वंस फॉर ऑल हमारा ये क्लियर हो जाए कि इसको क्यों डिपेंडेंट, हम क्या क्यों रहे हैं। सर C1 इसमें हम अपनी मर्जी से लिखते हैं। नहीं, गौर से देखो जरा, उसी ऑब्जर्व करो, वैल्यूज। ऑब्जर्व दैट इन सेट इन गौर करो जरा, देखो जरा, ये जो पहला वेक्टर है गौर से देखो, 1 1 0 नजर आ रहा है आपको? इन तीन वेक्टर में से जो एक वेक्टर है, देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, गौर से देखिए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। यस सर। क्या देख रहे हैं? जी सर। ये जो इन तीनों वेक्टर में से जो एक वेक्टर है, ये बाकी दोनों के एडिशन पे है। लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल है। किसके इक्वल है? ये सम के इक्वल है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल है। दूसरे अल्फाज में ये जो एक वेक्टर है, ये इन दोनों के ऊपर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। डिपेंड कर रहा है। अब आपको समझ आई क्यों कहते हैं इसको कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर है ये लीनियरली डिपेंडेंट है? क्योंकि कुछ वेक्टर्स बाकियों के ऊपर क्या कर रहे होते हैं? डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? सो क्या हम ऑब्जर्व करें कि ये जो वेक्टर है इज
a linear combination of, जो बाकी के दो हैं, ऐसे ही ना, है ना। सो इसका मतलब ये बड़ा यूजफुल चीज है कि अगर एक सेट ऑफ वेक्टर को मुझे देखना हो कि वो इंडिपेंडेंट है क्या है, अगर मुझे चेक करना हो एक सेट को वो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, तो अगर एक सेट इंडिपेंडेंट है तो उसमें कोई भी वेक्टर जो है उस सेट का वो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जाएगा। और अगर एक सेट डिपेंडेंट है तो उस सेट में कुछ वेक्टर ऐसे होंगे जो बाकी वेक्टर्स के सम में या लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते होंगे। ठीक है, तो ये देखें जी, आपके पास रिजल्ट है, देखें एज एक्सपेक्टेड। ये जो अभी हमने बात की थ्योरम 4 है, एंड देन वी फिनिश द लेक्चर। थ्योरम 4 क्या कहता है जी? थ्योरम 4 ये कहता है अगर आपके पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, ऑफ कोर्स आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, और आपके पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, ये सेट ऑफ वेक्टर्स है किसके अंदर? वी के अंदर। किस तरह का सेट ऑफ वेक्टर्स है? ठीक है, इसमें कम से कम ये जो वेक्टर्स हैं वो 2 या 2 से ज्यादा हैं। यहाँ P क्या है? P क्या हम बता रहे हैं कि P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। P जो है यानी सेट में वेक्टर्स की तादाद क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। और फर्दर क्या है? या विद ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो देन क्या कह रहा है आपको पास थ्योरम? क्या कह रहा है थ्योरम? ये कह रहा है कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है, अच्छा फर्दर इसमें क्या है, एक और कंडीशन गिवन है कि जो V1 है ये नॉन जीरो है। V1 क्या है? नॉन जीरो है। कंडीशन इकट्ठी लिख देते हैं, इसको यहाँ ही लिख देते हैं। वेक्टर्स की तादाद 2 या 2 से ज्यादा है, और जो V1 है वेक्टर ये क्या है? नॉन जीरो है। तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर होगा ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अभी जो हमने एग्जांपल में देखा, क्या देखा हमने एग्जांपल? अभी ये जो हमने ऑब्जर्व किया है, लीनियरली डिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली इफ, हाँ जी, अगर इस सेट का एक वेक्टर बाकियों के, हाँ, इफ सम Vj is, if some Vj is a linear combination of, if some Vj is linear combination of remaining vectors, of the preceding vectors. Vectors V1, V2 up to so on Vj minus 1. Roughly speaking, एक सेट ऑफ वेक्टर को हम कहेंगे, अगर उसमें एक सेट ऑफ वेक्टर जिसमें आपके पास 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैं, उसको हम कहेंगे वो लीनियर डिपेंडेंट होगा अगर उनमें से कोई एक वेक्टर जो है वो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। तो यहाँ पे हम ये एंड करते हैं, ठीक है, लेक्चर आज का, ठीक है, और इंशाल्लाह हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो अटेंडेंस में लेता हूँ, आप लोगों की क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। क्वेश्चन है? नो सर।
कब तक सर सबमिट करवाना है LMS पे? क्या चीज़?